So hello guys, let us start the last lecture of our boron and carbon family, that is group 13 and 14, and we are left with halides portion as well as one of the important portion that is called silicates, silicones, zeolites etc. something about minerals. तो वो पोर्शन भी आज पढ़ेंगे. उतना टफ नहीं है, आसान पोर्शन है. चलिए पढ़ के देखते हैं, मज़ा आएगा. स्पेशली सिलिकेट वाला पार्ट जो है उसमें थोड़ी बातें हैं जो पढ़ाने लायक हैं. ऑल्दो ये सब जो रिएक्शंस अभी हम हैलाइड्स के पढ़ेंगे ये बिल्कुल फ्लैट रिएक्शंस हैं, कोई बहुत टफ रिएक्शंस भी नहीं है, तो खुद से ही समझ में आ जाएंगी आधी से ज़्यादा बातें. चलो तो शुरू करता हूँ मैं. ओके, सो जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स टू स्टार्ट. सबसे पहले हैलाइड्स की बात हो रही है एंड बोरॉन हैलाइड की बात हो रही है. तो जब हम बोरॉन हैलाइड की बात करते हैं बेटा, तो बोरॉन हैलाइड में हम क्या पढ़ते हैं? बोरॉन हैलाइड लाइक BF3, BCl3 एंड ऑल दीज थिंग्स. तो जब हम BF3, BCl3 इनकी बातें करते हैं तो इनमें एक तरह का बैक बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से ये मोनोमेरिक स्टेट में रहना पसंद करते हैं. ये डाइमर वाइमर नहीं बनाते. डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन पॉसिबल नहीं है बोरॉन के ट्राई हैलाइड्स का. ऑन द अदर हैंड जब आप एल्यूमिनियम की बात करते हो तो आप पाते हो कि AlCl3 है, एक हैलाइड है एल्यूमिनियम का, जो कि डाइमर बनाता है, जिसको हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू पढ़ा था. और मैंने ये भी बताया था कि कुछ किताबों में उसको 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करके भी सिग्निफाई करता है. तो जैसे AlCl3 है, फिर हमने AlF3 के बारे में पढ़ा था कि वो आयनिक है, तो वहां कोई कोवेलेंट बॉन्ड वाली टेंडेंसी नहीं है. तो उन्हीं के बारे में थोड़ी बहुत और डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़े रिएक्शंस देखेंगे. स्ट्रक्चर वगैरह तो हमने बॉन्डिंग में पढ़ लिया है. सो बोरॉन के हैलाइड्स के बारे में वही बातें लिखी गई होंगी, आप देख सकते हैं. एल्यूमिनियम क्लोराइड, जब एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहना पसंद करता है, दैट इज .6H2O. कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, सोल्यूबल इन वाटर, कोवेलेंट है. एनहाइड्रस इज अ डेलिक्वेसेंट वाइट सॉलिड. फाइन. प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, कोई खास प्रिपरेशन मेथड नहीं है, सिंपल रिएक्शन है. आप मेटल को लो, एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो भी बन जाएगा AlCl3. उसके बाद अगर आप बेस ले लो, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, और उसको एसिड के साथ ट्रीट करो लाइक HCl, तो भी बन जाएगा AlCl3. तो कोई बहुत खास प्रिपरेशन मेथड में बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ टफ रिएक्शंस है. और एक बात बताना चाहूँगा, जब AlCl3 बनता है, आप एसिड बेस रिएक्शन कराते हो, तो पानी तो वहाँ रहता ही. तो जब वो क्रिस्टलाइज होता है तो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में ही, या फिर हाइड्रेटेड फॉर्म बोलना चाहिए मुझे, हाइड्रेटेड फॉर्म में ही क्रिस्टलाइज होके बाहर आता है AlCl3.6H2O. अगर आपको AlCl3 एनहाइड्रस चाहिए ना, तो एल्यूमिनियम मेटल लीजिए और क्लोरीन के साथ हीट करिए, पानी मत लगाइए वहां. एल्यूमिनियम मेटल लीजिए, क्लोरीन गैस के साथ उसको हीट करिए, तब जाकर आप एनहाइड्रस AlCl3 पा सकते हैं. देखिए लिखा होगा ये सब. ये रिएक्शन सिंपल, हाइड्रोजन गैस निकल रही है. ओके फाइन. एनहाइड्रस AlCl3 is obtained by action of chlorine on heated aluminium. By heating a mixture of Al2O3 and coke and passing chlorine over it. This is also a simple reaction which you can predict very easily. जब आप कोक के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो क्लोरीन विल गेट reduced to chloride and aluminium is there to form AlCl3 and carbon will get converted to carbon monoxide. Remember, carbon monoxide is liberated in major form. तो देखो ये सब रिएक्शंस इसलिए जरूरी हो जाते हैं, इसमें ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. लाइक CO निकल रहा है, कहीं CO2 निकल रहा है, कहीं ऑक्सीजन निकल रहा है. ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये भी कभी कभी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देन प्रॉपर्टीज की बात करी गई है. सो प्रॉपर्टीज में क्या कहना है? पहला कि हीट कर दो तो पानी निकल जाएगा, अच्छी बात है. देन एक्शन ऑफ मॉइस्चर, AlCl3 में अगर when exposed to air, anhydrous AlCl3 produces white fumes of HCl. ये भी खैर आसान रिएक्शन है, हाइड्रोलाइज हो जा रहा है AlCl3. आप पानी डालेंगे
तो ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विथ क्लोराइड आयंस, पानी से H+ लेंगे और H+ लेके आप HCl बनाएंगे। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पर वो आपका हाइड्रोलिसिस वाला रूल काम कर रहा है क्या? कौन वाला रूल? कि ऑक्जी एसिड बना दो। तो यार एल्यूमिनियम का कोई ऑक्जी एसिड तो होता नहीं है, इतना कॉमन सेंस तो आपको होगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, बट इसका जो रिएक्शन है थोड़ा आयनिक जैसा चल रहा है। देखो आयनिक कंपाउंड नहीं है, बट सिंस ऑक्जी एसिड होता नहीं है एल्यूमिनियम का, तो थोड़ा आयनिकली चला लो ना, रिएक्शन क्या जा रहा है, एल्यूमिनियम को OH- मिलेगा और फिर क्लोराइड को H+ मिलेगा, वोलेटाइल सब्सटेंस भी बन रहा है, तो रिएक्शन फेवरेबल है, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया के साथ क्या होगा, AlCl3 तो पैदाइशी लुईस एसिड है ना। AlCl3 तो पैदाइशी लुईस एसिड है, इसको आपने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखा है लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हुए। जब अमोनिया आएगा तो अमोनिया से भी ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, +3 का चार्ज है, वेकेंट ऑर्बिटल्स भी है, चीजें फेवरेबल हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। हेक्साडेंटेट कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, लाइक कोऑर्डिनेटेड होता है ये एल्यूमिनियम अमोनिया के साथ 6 AlNH3 होल 6, एक ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और साथ ही साथ +3 का चार्ज है, तो 3 क्लोराइड आयंस आपके बाहर रहेंगे टू जस्ट बैलेंस इट चार्जेस। तो AlCl3.6 NH3 बन रहा है कॉम्प्लेक्स, दिस अ वाइट सॉलिड, दिस अ वाइट सॉलिड। देन कम्स द एक्शन ऑफ NaOH। अब NaOH के साथ क्या होगा, NaOH के साथ इट विल रिएक्ट विथ NaOH एंड सिंपली एम्फोटेरिक नेचर है, तो AlCl3 के साथ, अच्छा अभी ऑक्साइड का रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं, एक तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करते हो तो ये बनता है एसिड बेस रिएक्शन, एक्टिंग एज एन एसिडिक हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज अ बेस। बट जब आप AlCl3 के साथ लोगे NaOH को, तो बहुत क्लियर कट बात समझ में आती है कि एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, आपको मैंने पढ़ाया ही है कि KSP काफी ज्यादा छोटी वैल्यूज रहती हैं इसके KSP की, और ये एक जेलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। AlOH होल थ्राइस प्लस HCl, सॉरी नॉट HCl, AlOH होल थ्राइस प्लस NaCl, तो ये आपका जेलेटिनस प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसको आप फर्दर NaOH के साथ ट्रीट कर सकते हैं और एल्यूमिनेट बना सकते हैं। Then this is an important to distinguish between aluminium salt from magnesium, calcium and strontium, क्योंकि इनके भी हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होते हैं, बट हम अगर फर्दर और एक्सेस NaOH डालें तो वो डिसॉल्व नहीं होते। ये तो NaOH हमने पूरा सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा हुआ है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं आपके लिए। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी हमने पढ़ा हुआ है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब हम शुरू में डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड होता है एक्शन में, और वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्रेसिपिटेट, और फिर उसमें जब हम एक्सेस NH4OH डालेंगे तब रिएक्टिंग स्पीसी होता है हमारा अमोनिया, तब रिएक्टिंग स्पीसी होता है अमोनिया, और अमोनिया जो है वो कॉम्प्लेक्सेशन करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब एक बात सुनो, अब एक बात यहां पर सुनो, यहां पर एक कंफ्यूजन आपको आएगा। आप कहोगे कि सर AlCl3 के साथ अमोनिया हमने डाला तो आपने कहा कि कॉम्प्लेक्स बना रहा है, AlNH3 होल 6 + 3, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। उसके बाद आपको याद आएगी मेरी सॉल्ट एनालिसिस वाली बात, कि मैंने ये कहा था कि एल्यूमिनियम की जो अमोनिया है ये कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाता है, डी ब्लॉक वाले के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये बताया था ये बात, डी ब्लॉक वाले के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे कॉम्प्लेक्स बना लिया, अरे वो बात काफी स्पेसिफिक थी मेरे भाई, वो बात काफी स्पेसिफिक थी। ऐसे थोड़ी ना अमोनिया कभी कॉम्प्लेक्स ही नहीं दिखेगा आपको किसी और के साथ अमोनिया का, ऐसा नहीं होता, ये दिख रहा है ना कॉम्प्लेक्स। वहां मैं ये कह रहा था कि जब आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं, इन प्रेसिपिटेट्स को हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स में जब आप एक्सेस अमोनिया डालते हैं, इस समय अमोनिया सिर्फ उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि डी ब्लॉक के होंगे, और एक दो जो एक्सेप्शन थे वो थे। ऐसा नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है अमोनिया का उसके साथ, नहीं, दोनों अलग बातें। ये काफी स्पेसिफिक बात मैंने कही थी उस वक्त जब आप हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व करना चाह रहे हो,
या फिर क्लोराइड को भी जैसे आप AgCl की बात करते हैं, AgCl विथ अमोनिया, तो यहां भी आप पाते हैं AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। तो ऐसी चीजों को जब आप प्रेसिपिटेट को डिजोल्व करना चाह रहे हैं उस वक्त ये बात हो रही है, क्योंकि जब आप बात करते हो ये AlCl3 की, तो ये तो पहले से ही एक्वस स्टेट में था, मतलब ये पहले से ही सॉल्युबल था, ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं था। यहाँ फ्री एल्यूमिनियम प्लस 3 के एक्वा कॉम्प्लेक्सेस थे, ऐसे एक्वा कॉम्प्लेक्सेस थे, और एक्वा कॉम्प्लेक्सेस में H2O को रिप्लेस कर लिया है NH3 ने, विच इज वेल फेवरेबल बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर ऑफ अमोनिया गिविंग मोर स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स। ओके, तो दोनों अलग अलग बातें हैं, समझिएगा, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कुछ, थोड़ा समझने का तरीका अलग होना चाहिए आपका। ओके, तो ये बात वही होगी, आप देख लीजिएगा। फिर जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हिच डिसॉल्व्स इन एक्सेस अमोनिया, वही बात आ गई, क्योंकि डी ब्लॉक वाला है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा उसके साथ। ओके फाइन। देन हाइड्रोलिसिस विथ वाटर, AlCl3 की हाइड्रोलिसिस हो रही है, एंड हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो इट रैपिडली प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताए, AlOH होल थ्राइस प्रोड्यूस हो जाएगा और HCl निकल जाएगा, और HCl निकल जाएगा, समथिंग लाइक दिस। अब ये मैं बताऊं आपको, AlOH होल थ्राइस जो है ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इसमें जो थोड़े बहुत एल्यूमिनियम आयंस होंगे ना, ये एल्यूमिनियम आयंस एक्वा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होंगे, H2O होल 6 प्लस 3, ऐसे ये एक्वा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होंगे, एंड ये इक्विलिब्रियम में होता है। किसके साथ इक्विलिब्रियम में होता है? बिकॉज यू हैव हाइड्रोक्साइड आयंस, यू हैव हाइड्रोक्साइड आयंस ओवर देयर, तो ये आपके पास एक्वा कॉम्प्लेक्स है एल्यूमिनियम का, ये इक्विलिब्रियम में होता है, ये इस तरह से, क्योंकि आपके पास हाइड्रोक्साइड आयंस है तो ये इक्विलिब्रियम में होता है, OH माइनस एंड H प्लस, तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम में होता है ये कॉम्प्लेक्स, लिखा भी होगा ऊपर। When AlCl3 is dissolved in water, it undergoes hydrolysis rapidly to produce AlOH whole thrice, which is a weak base, and HCl, which is a strong acid. Hence, the solution is acidic to litmus. Solution acidic रह रहा है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, कुछ इस तरह से ये इक्विलिब्रियम में रहेगा आपका एक्वा कॉम्प्लेक्स। और एक बात बताऊं कि ये वाली जो चीज आपके पास यहाँ पर मिली है, इसके पास डाइमराइज होने की भी टेंडेंसी होती है, कुछ इस तरह से ये डाइमर बनाता है। ये उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट फिर भी आपको पता हो तो ठीक है, देख सकते हैं एक बार, ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक बार। देन कम्स LiH विथ AlCl3, रिएक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, ये हाइड्राइड देगा, ये हाइड्राइड देगा, और एल्यूमिनियम का हाइड्राइड जो होता है, और साथ ही साथ आपके पास लिथियम भी है, तो ये एक्चुअली में LiLH4 which is used as one of the most important and expensive reducing agents in organic chemistry, then it is prepared by this method. लिथियम हाइड्राइड को आप AlCl3 के साथ ट्रीट करते हैं and you end up getting LiLH4, तो ये LiLH4 को बनाने का एक मेथड है, ठीक है। उसके बाद कुछ यूजेस दिए हुए हैं, जस्ट लीव इट, and then comes the alum, then comes the alums. So alums क्या है? alums है तुम्हारे सल्फेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, M सल्फेट, M डैश सल्फेट, M सल्फेट, M डैश सल्फेट, this is alum, ये तुम्हारा alum है। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कोई और एक सॉल्युबल सल्फेट का डबल सॉल्ट, तो वो तुम्हारा एलम है। अभी कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे यहाँ पर, ये देखिए, दे आर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग द अबव जनरल फॉर्मूला वेयर M इज ऑलमोस्ट एनी यूनिवेलेंट पॉजिटिव कैटायन एक्सेप्ट Li प्लस, बिकॉज अब Li प्लस में क्या होता है कि वो लैटिस फिटिंग प्रॉपरली नहीं होती है साइज की वजह से,
तो एलम्स में जो एक मेटल होता है वो कभी भी लिथियम नहीं होता। आप जनरली देखोगे पोटेशियम होगा, अमोनियम होगा, ये सब रहते हैं, थोड़े बड़े साइज के कैटायंस चाहिए, लिथियम कभी नहीं होता एलम्स में। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। लिखा होगा इट इज टू स्मॉल टू मीट द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रिस्टल एंड एम डैश इज अ ट्राईवेलेंट कैटायन। एम डैश एक ट्राईवेलेंट कैटायन होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में एल्यूमिनियम ही होता है, बट डी ब्लॉक के भी +3 वाले कैटायंस हो सकते हैं, क्रोमियम, वेनेडियम, ये सब होते हैं। सो लिखा हुआ है टाइटेनियम, क्रोमियम, वेनेडियम, ये सब कुछ हो सकते हैं। देन एलम्स कंटेन्स द ions this and sulfate in the ratio 1:2:2. Some important alums are given. जनरल फॉर्मूला समझ आ गया। मेटल सल्फेट है, एक तो मेटल आपका +3 वाला रहेगा, एल्यूमिनियम और डी ब्लॉक के कैटायंस, गैलियम वगैरह भी रहता है, और आपका एक यूनिवेलेंट रहेगा एटम जिसमें लिथियम नहीं हो सकता, वो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। तो ये पोटेस एलम पोटेशियम और एल्यूमिनियम के साथ, क्रोम एलम पोटेशियम और क्रोमियम के साथ, फेरिक एलम पोटेशियम और फेरिक के साथ, अमोनियम एलम अमोनियम और एल्यूमिनियम के साथ। सल्फेट्स ही हैं, देख लीजिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सब में 24 है, 24 सब में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24 है। Then alums, they are double salts, they are not complexes. When dissolved in water they give their ions, they give their respective ions when dissolved in water. Fine. प्रिपरेशन मेथड्स दिए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं। देन कम्स कार्बन हैलाइड्स। कार्बन हैलाइड्स क्या क्या होगा? पहला CF4 दिया हुआ है, टेट्राफ्लोराइड। अब ये टेट्राफ्लोराइड काफी स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। CF4 काफी स्टेबल है, इवन CCl4 से भी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है CF4। बनता कैसे है? एक बनाने का तरीका तो सिलिकॉन कार्बाइड से है। फ्लोरीन के रिएक्शंस वैसे भी थोड़े कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में किए जाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड के साथ SiC, which is also known as कार्बोरंडम, हम पढ़ेंगे आगे उसका प्रिपरेशन भी कैसे होता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड के साथ अगर हमने फ्लोरीन गैस पास कराई तो आपको CF4 मिल सकता है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, ये देखिए रिएक्शन आपके पास है, CF4 मिल सकता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और सिलिकॉन फ्लोराइड SiF4 की जब बात करी जाए तो इसका हमने हाइड्रोलिसिस भी पढ़ा है ना। SiF4 का हाइड्रोलिसिस पढ़ा है हमने, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है, यहां पर लिखा हुआ है नो हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल। अच्छा, CF4 की बात कर रहा है। SiF4 की तो हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ी है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है ना। लेकिन CF4 में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। आपको मैंने इसका रीजन बताया था कि भाई देखो इसमें आपके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। फिर CCl4 की भी हमने लिखी थी, नॉर्मल कंडीशंस में इसकी भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, बट पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये भी बताया था कि अगर आप टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हो तब ये COCl2 बना सकता है, COCl2 बना सकता है हाइड्रोलिसिस करके। ऑल्दो नॉर्मल कंडीशंस में CCl4 भी आप बोलोगे हाइड्रोलिसिस नहीं करता, ठीक है, नहीं करता, जब तक थोड़ी एक्सटेंसिव कंडीशंस ना हो। कॉमन सॉल्वेंट फेयरली रेडिली डिकम्पोज्ड फोटोकेमिकली, लाइट पड़ने से डिकम्पोजिशन होती है। ऑल्दो इट इज thermodynamically unstable with respect to hydrolysis, the observe of acceptor orbitals carbon makes the attack very difficult। ठीक है, वही लिखा हुआ है ये, अनस्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हो जाती है बट एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स कार्बन मेक्स द अटैक वेरी डिफिकल्ट। ये ऑब्जर्व ऑफ, ये थोड़ा शायद इंग्लिश की परेशानी है, कुछ गलत लिखा है, बट बात वही है जो हमने पहले करी थी। CCl4 आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे आप इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं CCl4 को। और जो एक्सेप्टर ऑर्बिटल है जिसकी बात मैंने कही थी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली तो कोई ऑर्बिटल आपको खाली मिल नहीं रहा है, P ब्लॉक या D ब्लॉक का कोई P या D का कोई ऑर्बिटल ऐसा खाली दिख नहीं रहा है, तो CCl4 की भी हाइड्रोलिसिस एक टफ जॉब है।
ओके ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हुए हैं। CF4 के बारे में लिखा हुआ है, पेल येलो सॉलिड है, रूम टेम्परेचर में, पानी में घुलता नहीं है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में घुल जाता है। CI4 ब्राइट रेड क्रिस्टलाइन मटेरियल है और आयोडीन के जैसा स्मेल करता है, ठीक है। देन कम्स स्टेनस क्लोराइड SnCl2, a terrific reducing agent. SnCl2 always has tendency to get oxidized to Sn plus 4. SnCl2 with HCl you have used in one of the most famous reduction reactions of organic chemistry to prepare aldehydes, and the reaction is Stephen's reaction, where you take nitriles, treat it with Stephen's reagent, that is SnCl2 plus HCl, you get imines, which on further hydrolysis gives aldehyde. Do you remember that reaction? You should. And then स्टेनस क्लोराइड SnCl2.2H2O, प्रिपरेशन कैसा है? आप HCl के साथ ट्रीट कर दो कंसंट्रेटेड, SnCl2 बन जाएगा। SnCl2 बन जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, नॉर्मल मेटल विथ एसिड, मेटल विथ एसिड, नथिंग एल्स। SnO को HCl के साथ ट्रीट करो, +2 है, SnCl2 एक्वस बन जाएगा। सोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन गिव्स कलरलेस क्रिस्टल्स ऑफ SnCl2। प्रॉपर्टीज, colorless solid soluble in water, it is soluble in alcohol and ether also, property है। stronger reducing agent, reaction with Hg2Cl2। तो अब Hg2Cl2 के साथ ये क्या करने वाला है? तो Hg2Cl2 तो फर्दर रेड्यूस ही हो सकता है, किस में रेड्यूस होगा? मेटालिक Hg में। जी हाँ, ये देखिए Hg2Cl2 with SnCl2 मेटालिक Hg में रिड्यूस हो गया, बिकॉज ये एक्चुअली Hg22 प्लस है, जिसको आप इन ऑल Hg+1 की तरह सोच सकते हो। तो +1 से कहां गिरेगा? मेटालिक स्टेट में चला जाएगा, Hg 0 हो जाएगा। ये अच्छे रिएक्शंस हैं, प्रेडिक्टेबल हैं, आराम से समझ आने वाले हैं। HgCl2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो शुरू में वो Hg2Cl2 बनता है, जो रखे रखे फर्दर फिर ब्लैक मेटालिक डिपॉजिट आपको Hg का देता है, ठीक है। सिंपल रिएक्शन। रिड्यूसेस फेरिक क्लोराइड, फेरिक फेरस में चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से क्यूप्रिक आपका क्यूप्रस में चला जाएगा, ठीक है। पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है पानी में, बेसिक क्लोराइड बनाएगा, SnOHCl, जो आपका SnCl2 था वो हाइड्रोलाइज होगा पानी के साथ और एक बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, समथिंग लाइक दिस SnOHCl, ठीक है। आसान है, इसमें कुछ खास है नहीं बात। देन स्टेनिक क्लोराइड की बात करते हैं, SnCl4। प्रिपरेशन का तरीका देखिए, आप थोड़े देर तक जो SnCl2 बना रहे हो ना, उसी रिएक्शन को थोड़े देर तक और छोड़ दोगे तो वो फर्दर कन्वर्ट हो ही जाता है SnCl4 पे। तो देखो, जब Sn विथ क्लोरीन का रिएक्शन करा रहे हो आप SnCl2 बनाते हो, लेकिन जब आप Sn विथ HCl का रिएक्शन करा रहे हो, याद करना, तब आप SnCl2 बनाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप Sn पे टिन में डायरेक्ट क्लोरीन डाल रहे हो, आप SnCl4 पाते हो। एंड देन क्लोरीन ऑन स्टेनस क्लोराइड, सिमिलरली SnCl2 में भी क्लोरीन डालोगे, ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीडाइज कर देगा, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल रिएक्शन है, कोई बड़ी बात है नहीं। Then comes the properties, colorless fuming liquid, boiling point दिया हुआ है, ठीक है। Action of moisture converted to hydrated stannic chlorides, hydrated chlorides बना लेता है, 3H2O, 5H2O, 6H2O, 8H2O is known as SnCl2.5H2O, this is known as butter of tin और oxymercurate of tin, ठीक है, द कॉमन नेम है। फॉर्मूला देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बात, बट ठीक है, उसका नाम है। देन हाइड्रोलिसिस विथ वाटर, सो हाइड्रोलिसिस करेंगे आप तो +4 है तो +4 में ही रहेगा पानी के साथ। सिंपल रिएक्शन, SnOH4 HCl के साथ स्टेनिक एसिड बन जाएगा, बिकॉज SnCl4 will have the tendency to accept 2 molecules of क्लोराइड, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है कॉम्प्लेक्सेस में Sn के, याद रखिएगा। तो ये बन रहा है SnCl6 होल 2- विथ 2H प्लस आयंस देयर, यस। तो ये H2 SnCl4 स्टेनिक एसिड। अमोनियम क्लोराइड के साथ, अगेन अमोनियम क्लोराइड के साथ फिर से क्लोराइड आयंस आ गए,
तो जैसे H प्लस था वहां पर, जैसे यहाँ पर H प्लस था वहां पर अमोनियम हो जाएगा। क्लोराइड आयंस तो अमोनियम क्लोराइड भी रखा हुआ है, और आपको पता है कि अमोनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर ऑल्सो वेल सॉल्यूबल। तो वेल सॉल्यूबल है तो वो ठीक ठाक अमाउंट में आपका क्लोराइड आयंस जनरेट करेंगे, और SnCl4 क्लोराइड आयंस को पाते ही SnCl6 माइनस बनाएगा, और फिर NH4 प्लस 2 जो है वो आपके इधर आ जाएंगे बैलेंस आउट करने के लिए। देन कम्स लेड क्लोराइड PbCl2। तो लेड क्लोराइड का तो आपको पता है कि PbCl4 बनना थोड़ा मुश्किल ही होगा, तो जनरली PbCl2 बनता हुआ ही पाओगे। ये हो गया बेसिक लेड कार्बोनेट। लेड का हाइड्रोक्साइड जब प्रेसिपिटेट होता है साथ में कार्बोनेट भी होता है, ये पढ़े थे अपन, PbOH होल ट्वाइस डॉट PbCO3। यस, एक डबल सॉल्ट काइंड ऑफ ये बनता है, दैट इज बेसिक लेड कार्बोनेट। HCl डाल दो, सिंपल रिएक्शन है। HCl डालोगे पानी अलग होगा, H2O और CO2 अलग निकलेगा, और लेड के साथ क्लोराइड बनेगा PbCl2। White crystalline solid है, insoluble in cold water but soluble in boiling water. It dissolves in concentrated HCl to form. Yes, this is an important reaction. It is very important property of PbCl2 that PbCl2 can be dissolved. It is normally insoluble in cold water. हाँ, ये बात तो आपने पढ़ा ही है ना, लेड के हैलाइड्स। ये तो जेई एडवांस में ये कॉन्सेप्ट पूछा भी जा चुका है कि गर्म पानी में ये घुल जाते हैं। याद करो, सिल्वर एसिटेट और लेड के हैलाइड्स के बारे में मैंने ये बात बताई थी। लेकिन अगर आपके पास कंसंट्रेटेड HCl का सोल्यूशन है तभी भी आप PbCl2 को डिसॉल्व कर सकते हैं। PbCl2 डिसॉल्व हो जाता है, क्लोराइड आयंस लेकर ये PbCl4 माइनस इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लम्बस एसिड। और यहां पर ऑब्वियसली आपके पास H प्लस आयंस होंगे, ये भी एक तरह का एसिड है, ठीक ठाक एसिड है, तगड़ा एसिड माना जाता है। दिस इज क्लोरोप्लम्बस एसिड। ओके, देन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पिगमेंट्स फॉर पेंट्स। अब यूजेस उतने डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देन कम्स PbCl4। अब PbCl4 बनाने के लिए आपको Pb का +4 ऑक्साइड ही लेना पड़ेगा। PbO2 ऑल्दो अनस्टेबल है, अच्छा ऑक्सीडाइजर है, बट रहता तो है। जब आप इसमें HCl डालोगे, सो व्हाट यू विल गेट, तो देखो जब आप HCl डालोगे ना PbO2 में विथ HCl, तो यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये लेड PbCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोराइड को क्लोरीन में कन्वर्ट करेगा, ये भी एक पॉसिबल रिएक्शन है। एक चीज और हो सकती है कि ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन कर ले। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, एक ये रेडॉक्स चल रहा है, पैरेलली एक रिएक्शन और चल सकता है कि सिंपली ये एसिड और ये बेस, क्योंकि है तो एम्फोटेरिक नेचर का, तो ये सिंपल एसिड बेस करे PbCl4 प्लस H2O, ये फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, इस रिएक्शन में ना हमें एक्सेस ऑफ, अगर हमने HCl डाला है, सो स्टेबल सॉल्यूशन बन जाता है H2PbCl6 का। सिमिलर नेचर आप क्लोराइड आयंस एक्सेस में प्रोवाइड करेंगे तो अगेन जैसे टिन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा था, लेड भी वही काम करेगा, PbCl6 होल 2 माइनस और H प्लस बैलेंस करने के लिए वहां आ जाएंगे। लुक एट दिस, ये रिएक्शन दिया हुआ है। और इसी तरह से अगर अमोनियम डालोगे, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा अमोनियम क्लोरोप्लम्बेट का। दिस इज येलो प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम क्लोरोप्लम्बेट। देन एक और चीज यहां आ गई, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना जहां प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, इसको ध्यान से देखें। क्या बोला मैंने कि जब अमोनियम क्लोराइड आपने डाला H2 PbCl6 में, then you have this is chloroplumbic acid, yellow precipitate बन गया। H plus ions are replaced by ammonium ions। देखो अमोनियम के आप बहुत रेयर कंपाउंड्स देखते हो जो प्रेसिपिटेटेड होते हैं, बट हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी देखा था कि कुछ कॉम्प्लेक्स्ड सॉल्ट्स हैं अमोनियम के। वैसे जब आप नॉर्मल सॉल्ट्स की बात करते हो तो अमोनियम के सभी नॉर्मल सॉल्ट्स आप देखते हो वेल सॉल्युबल है, बट देयर आर सम कॉम्प्लेक्स्ड सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम व्हिच आल्सो फॉर्म्स प्रेसिपिटेट्स
and ammonium chloroplumbik acid is one of them. This is ammonium chloroplumbate, sorry, plumbic acid का conjugate base है, तो it will be plumbate. Then when crystals of ammonium chloroplumbate is added to ice cold concentrated sulfuric acid, lead tetrachloride is formed and separates as a yellow oily liquid. Yes, PbCl4 एक liquid है, ऑयली लिक्विड होता है. जैसे आप इसमें एसिड डाल रहे हो, ये प्रेसिपिटेट डिसोल्यूशन काइंड ऑफ होता है, एक लेयर बना लेता है अलग सा, ये येलो ऑयली लिक्विड की तरह सेपरेट आउट हो जाता है. स्पेसिफिक रिएक्शन है, काफी स्पेसिफिक है. क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, बट एक अच्छा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप. ठीक है, इंपॉर्टेंट मान सकते हो इस रिएक्शन को. देन कंसंट्रेटेड HCl डालोगे तो फिर से वो और क्लोराइड लेकर PbCl4 में जा सकता है. By action of chlorine on a solution of PbCl2, it can form PbCl4, and since you have concentrated HCl, तो ये फिर से क्लोरोप्लम्बिक एसिड भी बना सकता है. ओके, देन ठीक है, नॉर्मल रिएक्शंस हैं. देन कम्स द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स की बहुत ज्यादा केमिस्ट्री होगी नहीं इसमें. सो कार्बोनिक एसिड के बारे में बात करा हुआ है. H2CO3 NaOH, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो. NaOH के साथ CO2 Na2CO3 H2O NaHCO3, वही लाइम वाटर मिल्की वाला. देन बेरियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड, ये जैसा बरीटा वाटर वाला टेस्ट था, कुछ वैसा ही रिएक्शन है. BaCl2 के साथ भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं बेरियम कार्बोनेट. ओके, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शंस थे. आई होप आप उसको एक बार पढ़ोगे और जो मैंने इंपॉर्टेंट कुछ पोर्शंस बताए हैं उसको आप अलग से लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा. बहुत खास कुछ रिएक्शंस थे नहीं. अब हम आते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स एंड जियोलाइट्स. सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स एंड जियोलाइट्स. तो इसके बारे में ना मुझे थोड़ा सा पहले आपको कुछ बातें बतानी पड़ेंगी, उसके बाद ये चीजें आपको और अच्छे से समझ आएंगी. पहले बात कर लेते हैं चलो सिलिकॉन्स की, फिर सिलिकेट के बारे में जब आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा. अब देखो सिलिकॉन्स क्या होते हैं. दे आर सिंथेटिक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड हैविंग रिपीटेड R2SiO यूनिट्स हेल्ड बाय SiOS लिंकेजेस. बड़े ध्यान से सुनना तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या है सिलिकॉन्स. ठीक है, दिस इज नॉट सिलिकॉन, दिस इज सिलिकॉन्स. डिफरेंट है. सिलिकॉन तो एलिमेंट है, वो अलग है. ये सिलिकॉन्स, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसमें कार्बन की चेन होती है, पॉलीमेरिक हो सकता है, डाइमेरिक भी हो सकता है. अब ये बनता कैसे है, ध्यान से सुनेंगे. आपके पास 2-3 तरीके हैं बनाने के, सुनिएगा ध्यान से. सबसे पहले ये थोड़ा पढ़ाया जा सकता है इस टॉपिक को. एल्काइल हैलाइड लिया जाता है, सिलिकॉन के साथ ट्रीट किया जाता है और कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं. ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं. ओके, एक तो ये तरीका है, कॉपर के प्रेजेंस में टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री, एक ये तरीका है. दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लीजिए MgCl, और यहां पर सिलिकॉन के क्लोराइड्स ले लीजिए SiCl4, सिलिकॉन के क्लोराइड्स SiCl4. अब आप यहां पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या बनेगा, बिकॉज आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है, आप बता सकते हो. सिंपल सी बात है, ये R- काफी न्यूक्लियोफिलिक होता है और ये जो क्लोरीन है ये लीविंग ग्रुप होता है, तो R- अटैक करके क्लोरीन को बाहर कर सकता है. अब हो सकता है एक यूनिट यूज हो, तो एक यूनिट यूज होगा तो क्या बनेगा बेटा, R this Cl3 ऐसा बनेगा. हो सकता है 2 यूनिट यूज हो, इसका ग्रिगनार्ड का 2 यूनिट, तब क्या बनेगा SiR2Cl2 ये बन सकता है. हो सकता है 3 यूनिट यूज हो, तो 3 यूनिट यूज होगा तो क्या बनेगा R3SiCl हो सकता है. होने को 4 यूनिट भी यूज हो सकता है, और 4 यूनिट यूज होगा तो बनेगा R4Si ऐसा बनेगा. इसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट में बनता है रिएक्शन में, वो ये वाली चीज बनती है, ये वाली चीज सबसे ज्यादा अमाउंट में बनती है.
हम यूज इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट सब कुछ हो सकता है, सेपरेशन के थ्रू इनको हटाया जा सकता है। इसका काम नहीं है फिलहाल, सिलिकॉन्स बनाने में इसका काम नहीं है, तो इसको हटा दो, अभी नो यूज। तो ये चीजें बन गई। सिमिलरली यही चीजें ऊपर जो रिएक्शन मैंने लिखा है उससे भी बन सकती है। यही चीजें जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखा है सिलिकॉन के साथ, RCl अल्काइल हैलाइड आप ऐड करेंगे तो अगेन ये सिंपली एडिशन करता है कॉपर के प्रेजेंस में, और यहां भी आपके पास RSiCl या फिर R2Si SiCl3, R2SiCl2 या फिर R3SiCl जैसी चीजें यहां भी बन सकती हैं। मेजर तो यही बनता है R2SiCl2। मेजर वो क्यों बनता है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस वो मेजर बनता है, बस वो मेजर बनता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनकी ना हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा तो क्या होगा, आपका जो क्लोरीन है वो हटेगा। जैसे आपने सपोज करो RSiCl3, इसकी आपने एक्सेस वाटर डालकर हाइड्रोलिसिस कराई, आपने एक्सेस वाटर डालकर हाइड्रोलिसिस कराई, क्या आपको सीधे सीधे समझ आ रहा है ये बनाएगा OH 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 एंड R, ये बनेगा हाइड्रोलिसिस से। इसी तरह से अगर आपने R2SiCl2 लिया और इसकी हाइड्रोलिसिस कराई तो Cl के 2 यूनिट्स हैं, तो ये बनेगा दिस Si, देन OH एंड OH एंड R2, कुछ यूं बनेगा, ये कुछ यूं बनेगा। अब होता क्या है, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये बनता है, इस तरह के बहुत मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और ये जैसे बनते हैं फिर अंडर सर्टेन कंडीशन ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं, दे अंडरगो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसके पीछे लॉजिक नहीं है ना कि ये क्यों क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वाली कोई बात नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूं, ये पानी डाले ये बना, यहां पानी डाले ये बना, और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। अगर आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में खास नॉलेज नहीं है तो मैं सिंपली अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि ये पानी निकाल निकाल के पॉलीमराइज कर रहे हैं। खैर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत 10th 12th के लेवल पे भी बताया जाता है, शायद CBSE में नहीं है बट IB बोर्ड में बता देते हैं 10th 12th के लेवल पे, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। तो यहां पर ये R है, ये R है, ये OH और ये OH, इस तरह से आप बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स ला सकते हैं। इसके R है देन OH एंड OH, एंड एक और बना देता हूं यहां में R है एंड R है, ये OH एंड OH। अब यहां पर पानी निकालो, पानी निकालो, पानी, यहां मैं पानी निकाल रहा हूं, ये H2O, पानी निकालो, इसको जोड़ दो, ठीक है, पानी निकालो जोड़ दो। यहां पर अगेन ये पानी निकालो, पानी निकालो जोड़ दो, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। इस तरह से आगे भी ये भी जाएगा, ये भी जाएगा आगे, ये भी जाएगा आगे, ये भी जाएगा आगे, है ना, ये भी H हटेगा, ये भी H हटेगा, पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। ये है सिलिकॉन्स, इनको बोला जा रहा है क्या, सिलिकॉन्स, दे आर कॉल्ड सिलिकॉन्स, ये सिलिकॉन्स है। लेकिन क्या होगा ना, देखो जब आप ये काम करोगे तो ये एक नेवर एंडिंग चेन बन जाएगी, समझ आ रही बात, इसको रोकोगे कहां से, ये एक नेवर एंडिंग चेन हो जाएगी। तो इसको टर्मिनेट करने के लिए, क्यों नेवर एंडिंग हो जाएगी, समझ गया ना, क्योंकि दोनों तरफ OH OH है। तो क्या किया जाता है, जब आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो आप R2SiCl2 तो लो ही, साथ में उसमें ना थोड़ा सा आप R3SiCl भी ले लो, इसको भी लिटिल अमाउंट में ले लिया जाता है। इसका लिटिल अमाउंट लेके फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, एक तो ये अपना प्रोडक्ट बनाएगा SiR OH एंड OH, समझ आ रही बात, ये अपना प्रोडक्ट बनाएगा और साथ ही साथ ये भी बनाएगा। लेकिन ये जो बना रहा होगा ना, ये ऐसा बना रहा होगा, ये देखो 3 R है और ये OH। तो जैसे ही, अच्छा ये तो एक लंबी, अब आप इसके इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स मान लो, X मॉलिक्यूल्स इसके मान लो जो पॉलीमराइजेशन कर रहे हो, लेकिन इसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स तो आएंगे ना पॉलीमराइजेशन में, और द मोमेंट ये पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व हुआ, द मोमेंट ये पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व होगा, ये एक तरफ से आपके चेन को टर्मिनेट कर देगा।
ये एक तरफ से चेन को टर्मिनेट कर देगा क्योंकि इसके पास दूसरा OH है ही नहीं, ये वाला OH इसके साथ पॉलीमराइजेशन में यूज होगा और एक तरफ से जो चेन है आपकी वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो टर्मिनेट हो जाएगी। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ। अभी यही बातें वहां लिखी होंगी, वो आपको पढ़ा दे रहा हूं मैं, लेकिन आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि सिलिकॉन कैसे बनते हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये आजकल वायर को इंसुलेट करने में काफी काम आते हैं, जलते नहीं है जल्दी, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे वाटर रेपेलेंट होते हैं बिकॉज इनमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स के आपके एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं विच इज वेल नोन फॉर देयर वाटर रेपेलिंग नेचर। तो ये पानी को अपने पे टिकने नहीं देते, पानी को रेपल करते हैं और इनकी ये सब प्रॉपर्टीज की वजह से सिलिकॉन्स को आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन्स को यूज किया जाता है। देन अब आ जाओ, रिएक्शंस देखो, ये हो गई बात। ठीक है, आगे देखो, ये आपके पास R2SiCl2 लिखा मैंने, हाइड्रोलिसिस किया, OH बना। अब यही चीज कर रही है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन हो रही है तो ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। देन फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड्स, इसके इनके साथ पॉलीमराइजेशन करके बनाया जा रहा है। अब सोचो मैंने इसका बता दिया आपको, एक लॉन्ग चेन बन गया, इसका मैंने बताया टर्मिनेट करेगा। ये देखो, जब आपने 3 वाले को लिया ना, 3 वाले को लिया तो सिर्फ ये डाइमर ही बन सकता है। 3 वाले को लिया, 3 R लगे हुए हैं तो इधर भी टर्मिनेट इधर भी टर्मिनेट, डाइमर ही बन सकता है। देखो ये तुम्हारा 3 R, ये तुम्हारा 3 R, डाइमर ही बन सकता है। लेकिन जब दोनों का मिक्सचर लोगे तो एक तरफ से चेन चल रही है, लंबी चल रही है एक तरफ से चेन, लेकिन जिधर ये आएगा ये तुरंत टर्मिनेट कर देगा। देखो ये तुरंत टर्मिनेट करा, इधर भी आ गया मान लो टर्मिनेट, किसी भी तरफ आ सकता है ना, किसी भी तरफ आ सकता है, कितने देर बाद आएगा नहीं पता, लेकिन आ तो सकता है ना किसी भी तरफ। तो बीच में जो यूनिट है वो N वाली, बीच में जो यूनिट है वो N वाली है, ये लंबा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये R2SiOH होल ट्वाइस वाला यूनिट है, ये बीच में R2Si होल OH होल ट्वाइस वाला यूनिट है, लेकिन किनारे किनारे कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट होगा ही, तो ये टर्मिनेट हो गया। देन लेकिन अगर ये 3Cl वाला रहेगा तो सोचो क्या होगा, इधर भी OH इधर भी OH इधर भी OH, तो ये 2 OH जो आपको दिख रहे हैं, 2 OH ऐसी लीनियर तो बनाएंगे, लेकिन जो एक नीचे OH बन रहा है वो एक नीचे और एक लीनियर चेन बनेगी, लीनियर चेन, लेकिन इसके पास भी OH बचा है, इधर भी OH बचा है, तो नीचे वाले के साथ OH, इसका भी एक OH बच जाएगा, ऊपर वाले का भी एक OH बचेगा, तो ऐसे ब्रांच हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन। चेक करो, ये देखो, ये तो लीनियर बना, ये भी लीनियर बना, बट इसका भी एक OH इसका भी एक OH खाली बच रहा है, तो ये आपका ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। सिंपल बातें हैं, बहुत सिंपल। ओके, देन ये प्रॉपर्टीज दी हुई होंगी, ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ लीजिएगा, वाटर रेजिस्टेंस है, ऑर्डिनरी रिवर से अच्छा है, वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक, मिसलेनियस, पता नहीं क्यों कहते हैं लोग इसको, जियोलाइट, सिलिकेट, सिलिकॉन्स, एलम्स। उतना मिसलेनियस नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा समझ में कम आता है, बट अगर समझ लिया जाए तो काफी आसान टॉपिक है। ठीक है, चलो यहां पर हम बात करेंगे सिलिकेट्स की। अब थोड़ा मैं आपको बता दूं सिलिकेट है क्या, तो थोड़ा आपको ये मुझे बताना पड़ेगा। देखो ये जो हमारा अर्थ है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यूनिवर्स की तो बात छोड़ ही दो, अर्थ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब अर्थ का भी जो मेजर पोर्शन है, हमने तो उसको अभी पकड़ा ही नहीं है। कहां से पढ़ा है हमने डेप्थ ऑफ ओशंस हम गए नहीं हैं। आप ये सोचो कि डेप्थ ऑफ लैंड भी हम नहीं गए हैं, हमको नहीं पता हमारे लैंड के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा कहाँ पता है। इतना पता है कि गर्मी है, कोर है, वगैरह वगैरह, उसके अंदर क्या एलिमेंटल स्टेटस है वो उसके बारे में कुछ नहीं पता। आप ऐसे ही सोच लो, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात कर लो आप, इतना बड़ा है वो, इतना बड़ा है कि बोला जाता है लगभग 12 यूनाइटेड किंगडम्स आ जाएंगे उसमें। ठीक है, कुछ काफी बड़ा है, बोलने का मतलब ये है। उसको भी हमने बहुत अच्छे से, उसके बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं हम, उसके अंदर कौन रह रहा है क्या नहीं रह रहा है। तो आप सोचो अर्थ बहुत बड़ा है।
अब इतना बड़ा अर्थ है, वहां पर कितने तरह के मिनरल्स मिल सकते हैं, कितने तरह के पत्थर मिल सकते हैं। अब ये पत्थर आए कहां से हैं ये तो कोई नहीं जानता, है ना, ये तो कोई नहीं जानता। अब अर्थ कैसे बना वो, ये तो बहुत ही उधर चले जाएंगे, बातें इधर उधर की हो जाएंगी बहुत। वो पत्थर आए कहां से हैं, पत्थर, अब ऐसे सोचो तो वही सवाल फिर उठ जाता है, यूनिवर्स बना कहां से है, और वो फिर उसका आंसर हमारे पास नहीं है, हमारा दिमाग इतना नहीं है कि हम उसके बारे में सोच सकें, तो सोचना ही क्यों। ठीक है, बस ये समझना है आपको कि आप जितने सिंपल आयनिक स्ट्रक्चर्स देखते हो आजकल, मतलब अभी तक की स्टडीज में आप जितने सिंपल स्ट्रक्चर्स देखते हो, लाइक NaCl, KCl, ऐसा, उसके बाद आप चलो थोड़ा सा टफ होता है, आप देखते हो डबल सॉल्ट्स, जैसे भी एलम्स देखा आपने, तो आपको लगता है चलो ठीक है ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज के साथ निकल कर आते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से फॉर्मूलाज होते हैं, अजीब से सिलिकॉन होता है, उसमें ऑक्सीजन के अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, देन कोई भी कैटायन कभी भी आ जाता है, कभी एल्यूमिनियम आ जाता है, मतलब बहुत ही अजीबो गरीब फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊं तो मिनरल्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और हो भी सकते हैं, क्योंकि कोई यूनिफॉर्मिटी तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, इतना कॉम्प्लिकेटेड नेचर है, तो कोई यूनिफॉर्मिटी तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, बट समहाउ हमने इन फॉर्मूलाज को एक सिस्टमैटिक स्केलेटन दिया है। ठीक है, हमने एक सिस्टमैटिक स्केलेटन दिया है कि भाई चलो इनको कम से कम पढ़ा तो जा सकता है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत क्या क्यों कैसे नहीं करेंगे, बट हाँ एक सिस्टमैटिक स्केलेटन दे दिया है कि चलो पढ़ा तो जा सकता है। तो सिलिकेट्स इसी तरह के कुछ मिनरल्स हैं जो इस नेचर में पाए गए हैं। फॉर्मूलाज काफी उटपटांग है, अगर आपके सामने मैं 2-4 फॉर्मूलाज लिख दूं आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, बट अगर आप सिलिकेट की थोड़ी सिस्टमैटिक स्टडी करें, 2-4 फैक्ट्स को समझ लें, कुछ तरीके समझ लें पढ़ने के, तो वो फॉर्मूलाज आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। तो ये मुद्दा है। ठीक है, तो चलो थोड़ी बहुत बात करी जाए सिलिकेट्स की, थोड़ी बहुत बात करी जाए सिलिकेट की। तो देखो सिलिकेट्स एक्चुअली में क्या है, SiOH, ये जानते हैं आप, सिलिसिक एसिड को जानते हो, सिलिसिक एसिड को आप जानते हो। अब इसी सिलिसिक एसिड में से आप चारों H+ निकाल दो। सर क्यों निकाल रहे हैं? अरे वो जो हमारा सिलिकेट जो मिनरल्स है ना, उनको समझने के लिए हमने कुछ रूल्स बना दिए हैं, फॉर्मूलाज को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया है, बस उसी लिए मैं बता रहा हूं कि आप ऐसा सोचो। ठीक है, आप ऐसा सोचो। अब आप इसमें से अगर 4 H+ निकालो तो आपको मिलेगा SiO4 4-। इसी को कहते हैं हम सिलिकेट का सबसे बेसिक यूनिट। ठीक है, SiO4 4-, और एक्चुअली बनेगा तो इसी तरह से, ये H+ निकाल दो, और इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो इसके रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, SiO4 4- को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऑक्सीजन है, ये बीच में ये सिलिकॉन है, ये जो मैं डार्क कलर्ड छोटा सर्कल बनाया हूं वो सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, और ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, और ये इस तरह से कनेक्टेड है। दिस इज योर SiO4 4-, दिस इज योर टेट्राहेड्रल यूनिट। ठीक है, दिस इज योर सिंपलेस्ट टेट्राहेड्रल यूनिट, सिंपलेस्ट टेट्राहेड्रल यूनिट। बस ये क्यों पढ़ रहे हैं? उन्हीं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज को समझने के लिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो सिलिकेट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के सिलिकेट हो सकते हैं। अभी ध्यान से सुनते हैं, देखिए यहां पर पहले 2-3 लाइन पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सिलिकेट में कार्बन और सिलिकॉन और ऑक्सीजन को देखा गया, फिर उसकी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वैरेक्टर निकाला गया, तो पाया गया कि ये लगभग 50% कोवेलेंट है, 50% आयनिक है। तो श्योरिटी के साथ कुछ नहीं बोल सकते कि क्या है, बट हम कोवेलेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, रेडियस रेशियो देखा गया तो 0.29 आ गया, और 0.29 रेडियस रेशियो है, इसका मतलब रेडियस रेशियो रूल्स आपने अगर सॉलिड स्टेट्स में पढ़ा है तो अच्छी बात है।
ये जो 0.29 का रेडियस रेशियो है ये सजेस्ट करता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होंगे आपके ऑक्साइड आयन सिलिकॉन के साथ। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होंगे मतलब एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा होगा अगर आप उसको कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ें तो। रेडियस रेशियो रूल्स अगर पढ़ा है तभी ये बात समझ आएगी, अदरवाइज मैं आपको रेडियस रेशियो रूल्स अभी नहीं बताने वाला। ओके, उसके बाद अगर इसी चीज को आप कोवेलेंट थ्योरी से देखना चाहते हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तो भी सोच सकते हो एक टेट्राहेड्रल बनेगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल बनेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी सोचो तो टेट्राहेड्रल बनेगा। तो पूरे जो स्ट्रक्चर्स हैं सिलिकेट के वो किस पे बेस्ड है? SiO4 4 माइनस के टेट्राहेड्रल यूनिट्स पे। चलो अब ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सबसे पहले देखो ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट मतलब जहां SiO4 4 माइनस का फॉर्मूला मिलता है। अब देखो एग्जांपल मैं बताऊंगा। देखो जैसे ये कुछ मिनरल्स मिले हैं भाई, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्यों हुआ, ये मिनरल मिला है। जिरकॉन ये एक मिनरल है। मुझे हर एक मिनरल के बारे में तो कोई बहुत खास नॉलेज नहीं है और ना ही होने की जरूरत है। गूगल करो मिल जाता है, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये मिनरल ऐसा काम करता है, ये ऐसा काम करता है। उसको हम नॉलेज नहीं बोलते, वो इंफॉर्मेशन है, वो हर जगह रहती है। तो ये जरूरत नहीं है कि जिरकॉन के बारे में मुझे सब पता हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और जो थॉट है उसके पीछे वो पता होना चाहिए। बाकी उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो आजकल सब कुछ मिल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिरकॉन एक मिनरल है। देखिए आप फॉर्मूला देखिए, यहां पर Zr+4 होता है जर्कोनियम और SiO4 4 माइनस, देख रहे हो? तो फॉर्मूले में सिलिकेट का यही वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट जब कोई भी ऑक्सीजन का एटम शेयर ना हो रहा हो, सिंगल टेट्राहेड्रल यूनिट हो, SiO4 4 माइनस सिंगल टेट्राहेड्रल यूनिट हो, तो उसको कहते हैं ऑर्थोसिलिकेट। ये देखो फॉस्फेराइट, जिसको ओलिविन, फॉस्फेराइट ऑफ ओलिविन, ये Mg2SiO4 सिमिलर ये यूनिट है, देख लो। फिर ये विलेमाइट जिंक के साथ Zn+2 के 2 आयंस SiO4 4 माइनस, ये सब ऑर्थोसिलिकेट्स है। ये कोई ख्याली बातें नहीं हो रही हैं, ये मिनरल्स हैं जो पाए गए हैं अर्थ क्रस्ट में, और उसके बाद इसके फॉर्मूलास को हम पढ़ रहे हैं। अब आइए दूसरा, ये आता है पाइरोसिलिकेट। ये मजेदार है, अब देखिए यहां से पाइरोसिलिकेट में क्या होता है। पाइरोसिलिकेट में क्या होता है, देखो कि जो आपके पास ये सिलिकेट बना था, ये मैंने फिर से मैं बना रहा हूं, दिस O, दिस O, दिस O, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो इस तरह से मैं कर रहा हूं। अब इसमें क्या होगा बेटा कि एक ऑक्सीजन शेयर हो जाएगा, मतलब ये कुछ यूं हो जाएगा, ये कुछ यूं हो जाएगा। ये देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, वो शेयर हो गया, वो शेयर हो गया लाइक दिस, बीच में सिलिकॉन एंड दिस, ये शेयर हो गया लाइक दिस। इसको कहते हैं पाइरोसिलिकेट। कहां से बन गया? अब ये ऐसे सोच सकते हो यार, SiOH4 था और इसी का पाइरो एसिड बना लो। अब इसका पाइरो एसिड कैसे बनेगा? 2 मल्टीप्लाई करके पानी निकाल लोगे तो पाइरो एसिड इसका बन जाएगा। ठीक है, तो ये पाइरोसिलिसिक एसिड बन जाएगा। और ये पाइरोसिलिसिक एसिड को लेंगे आप जब, और इसका जब कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो मिलेगा Si2O7 2 माइनस, यही बनेगा, चेक कर लो। पाइरो बनाने तो सबको आता है। सॉरी 2 माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, कितने माइनस चार्ज आ जाएंगे, कितने माइनस चार्ज आ जाएंगे। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना। देखो अब ये सिलिकॉन है, फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूं, चार्ज मैं आपको डिराइव करके बताता हूं कैसे आएगा। देखो अब आप एक सिलिकॉन को देखो, आप देखो एक यूनिट का फॉर्मूला क्या बन रहा है। ठीक है, एक यूनिट का फॉर्मूला क्या बन रहा है, तो ये सिलिकॉन, एक सिलिकॉन। तरीका समझना, अभी ये तरीका समझ आएगा तभी आगे की बातें समझ आएंगी। ये एक सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन। अब ये वाला ऑक्सीजन तो इस सिलिकॉन का पूरा मेंबर है, ये वाला भी पूरा मेंबर है, मतलब शेयर नहीं हो रहा है, कहीं शेयर नहीं हो रहा है, तो ये भी इसका है, ये भी इसका है, और ये बीच वाला तो इसका है ही। लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है वो 2 यूनिट्स के साथ शेयर हो रहा है, मतलब पर सिलिकॉन ये ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन हाफ है। समझ आ रही बात? पर सिलिकॉन इस ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन हाफ है, इस ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन हाफ है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक सिलिकॉन पे 3.5 ऑक्सीजन एटम्स है,
एक सिलिकॉन पे 3.5 ऑक्सीजन एटम्स है, बात आती है चार्ज की, तो जो ऑक्सीजन शेयर हो गया, जो ऑक्सीजन एटम शेयर हो गया, अब उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, अब उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। जो ऑक्सीजन एटम शेयर हो गया, अब उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। तो बोला जाए तो -1 इस पे है, -1 इस पे है, -1 इस पे, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है फॉर्मूला 3- SiO 3.5 3- ये भी सही है लिखना, बट अब लोगों को थोड़ा यहाँ डेसिमल अच्छा नहीं लगता, तो वो उसको सिंपलेस्ट होल नंबर बनाने के लिए इंटू 2 कर देते हैं। इंटू 2 करोगे तो Si2O7 और चार्ज हो जाएगा 6-। समझ आ गई बात? तो अगर ये यूनिट आपको कहीं दिख रहा है, ये यूनिट दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पाइरोसिलिकेट, देन इट इज कॉल्ड पाइरोसिलिकेट। शेयरिंग, कितने ऑक्सीजन शेयर हुए? एक ऑक्सीजन शेयर हुआ, चेक करो, एक ऑक्सीजन शेयर हुआ, दिस इज पाइरोसिलिकेट। देख लीजिए, बीच वाला ऑक्सीजन, जो सा ऑक्सीजन एटम शेयर हो चुका है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। ओके और इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप एग्जाम्पल अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो याद भी रख लीजिएगा, ऑल्दो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है याद रखना। यू कैन चेक आउट द फॉर्मूला। इसमें जो सिलिकेट यूनिट दिख रही है आपको, वो Si2O7 2- की यूनिट है, सॉरी 6- की यूनिट है। देन साइक्लिक सिलिकेट, अब आता है साइक्लिक सिलिकेट। अब मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, यहां ड्रॉन स्ट्रक्चर है ऑलरेडी, मैं उसी से आपको समझा दूंगा। तो साइक्लिक सिलिकेट में बेटा 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो जाते हैं। देखो, ये 2 ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहेड्रॉन, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो जाते हैं, ये बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये वाला इस टेट्राहेड्रॉन को देखो, तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन शेयर हो गया। मैं अभी सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाने में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं क्या बनाऊंगा? देखो, SI होगा, ये SI। अब ये वाला ऑक्सीजन फुल कंट्रीब्यूशन वाला है क्योंकि शेयर नहीं हुआ, ये भी फुल कंट्रीब्यूशन वाला है, शेयर नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन 2 तो हो गए, लेकिन ये आधा होगा, ये आधा होगा, बिकॉज ये दूसरे वाले टेट्राहेड्रॉन के साथ शेयर हो रहा है। तो पर सिलिकॉन कंट्रीब्यूशन हाफ का होगा, तो हाफ हाफ, और ये 2, तो 2 3 हो गए, तो SiO3 ये हो गया। चार्ज तो बेटा इसी माइनस, तो क्या बना? 2-, ये बना। समझ आ गई बात? 2-। लेकिन ऑब्वियसली अब ये n टाइम्स रिपीट होके रहता है, साइकिल बनाता है, ये साइक्लिक सिलिकेट है। तो देखो यहाँ n की वैल्यू तुम्हारी 3 है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? बिकॉज 3 टेट्राहेड्रॉन्स हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया? N3 हो जाएगा, तो Si3O339 और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 6-। सो दिस इज योर Si3O9 6-। इसी तरह से ये N6 भी हो सकता है, तो थोड़ा और बड़ा साइकिल बन जाएगा 6 सिलिकॉन एटम्स के साथ, बट जो इसका बेसिक रूट फॉर्मूला है वो यही रहने वाला है। तो जहां भी ये फॉर्मूला आपको दिखे, आप कहिए ये साइक्लिक सिलिकेट है। सवाल आ सकता है, बिल्कुल जेईई एडवांस में भी सवाल आ सकता है, आपको फाइनल फॉर्मूलाज देगा और पूछ सकता है कि बताओ ये ऑर्थोसिलिकेट है कि पाइरो है कि साइक्लिक है कि चेन है कि डबल चेन है कि 3D है कि नेटवर्क शीट है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो पूछा जा सकता है। सभी के जनरल फॉर्मूलाज बनाना सीख लो, बाकी आपको एग्जाम्पल्स रटने की जरूरत खास है नहीं। अब आगे आ जाओ, अब आता चेन सिलिकेट। अब चेन सिलिकेट थोड़ा सा साइक्लिक सिलिकेट के जैसा ही है, साइक्लिक सिलिकेट के जैसा ही है। अब चेन में बेटा 2 तरह के चेन है, एक तो नॉर्मल लीनियर चेन, सिंगल चेन बोलते हैं उसको, और सिंगल चेन नीचे वाले चेन के साथ कनेक्ट हो जाए तो उसको डबल चेन भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के चेन है। तो एक देखो, ये सिंगल चेन चलता जा रहा है, तो जब आप इसको देखोगे तो यहां भी 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं पर सिलिकॉन, तो फॉर्मूला सेम वही बन जाएगा, O3 2-, फॉर्मूला वही बन जाएगा। SiO3 2n-n, अब n मल्टीप्लाई कर देगा तो चार्ज भी वही हो गया, तो सेम हो गया। अब डबल चेन सिलिकेट कैसे होते हैं? 2 सिंपल चेन्स आर जॉइंड बाय शेयर्ड ऑक्सीजन। देखो अब ध्यान से, इसका जनरल फॉर्मूला बनाना थोड़ा मजेदार है। जनरल फॉर्मूला बनाना इसका, देखो ये तुम्हारा, इधर देखो ध्यान से, ये तुम्हारा सिंपल चेन हुआ और ये भी तुम्हारा सिंपल चेन हुआ, नीचे सिंपल चेन हुआ, लेकिन ये बीच बीच में ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, ये इस तरह से ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, डबल चेन, इसके नीचे कोई चेन नहीं है, इसके नीचे कोई चेन नहीं है, इसके ऊपर कोई चेन नहीं है, एक लाइन दूसरी लाइन, तो बीच में ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड। तो हर टेट्राहेड्रॉन में अगर आप सोचो, हर टेट्राहेड्रॉन में
इस टेट्राहेड्रॉन में देखो 2 ऑक्सीजन फ्री है, लेकिन इस वाले टेट्राहेड्रॉन में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन फ्री है, बाकी 3 शेयर्ड है। तो इसका जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको 2 सिलिकॉन लेने पड़ेंगे कम से कम, क्योंकि रिपीटिंग यूनिट्स जो है ना वो 2 सिलिकॉन को देखिए, 2 सिलिकॉन एटम्स को देखिए, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज थोड़ी अलग है। यहां पर 2 ऑक्सीजन फ्री है, यहां पर एक ही ऑक्सीजन फ्री है। तो जब आपको फॉर्मूला बनाना है तो कम से कम आप 2 सिलिकॉन यूनिट को देखो, बिकॉज जो रिपीटिशन शुरू हो रहा है वो इस यूनिट के बाद शुरू हो रहा है। समझ आ गई बात? इसके बाद रिपीटिशन शुरू हो रहा है, रिपीटिशन इसके बाद शुरू हो रहा है। तो क्या बनेगा जनरल फॉर्मूला? ध्यान से, 2 सिलिकॉन ले लिया मैंने, Si2। अब मैं यहां पर देख रहा हूं तो ऑक्सीजन कितना है? हाफ हाफ। हाफ वालों को देख लो पहले, ये हाफ, ये हाफ, अब इधर तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, बिल्कुल। तो ये हाफ वाले हो गए, तो कितने हो गए? 1 2 3 4। ये हाफ वाले ऑक्सीजन एटम्स हो गए, ठीक है, हाँ ठीक है, ये हाफ वाले ऑक्सीजन एटम्स हो गए। उसके बाद आप ये देखें, एक चीज, एक काम करते हैं, ये देखो आप ना इसको देखो पहले, आप इसको देखो Si। यहां पर अगर आप एक देखते हो सिलिकॉन Si को, तो ऑक्सीजन यहां पर ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है। तो क्या बनने वाला है? तो ऐसे बनेगा ना, Si1 अगर मैं मानूं अभी, तो ऑक्सीजन मेरे को मिल रहे हैं ये हाफ ऑफ SiO3 जैसा कुछ मिल रहा है, SiO3 जैसा कुछ मिल रहा है। अब मैं इसको, मेरे को एक और यूनिट देखना पड़ेगा। तो यहां पर जब मैं देखूं तो ये क्या मुझे दिख रहा है? अगर आप इस सिलिकॉन की बात करें, तो जब आप इस सिलिकॉन की बात करते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो Si, और इस सिलिकॉन के लिए, अगर आप इस सिलिकॉन के लिए चेक करेंगे, इस सिलिकॉन के लिए, तो ये वाला भी हाफ है, ये वाला भी हाफ है, और ये वाला भी हाफ है। तो 1.5 दिख रहा है मुझे ऑक्सीजन, 1.5 और ये 1, तो ये 2.5 नजर आ रहा है मुझे। तो ये जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा Si2 है, और ऑक्सीजन जो है वो 5.5 है, और जो चार्ज नजर आ रहा है मुझे वो 3- का नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर 2- का चार्ज था, यहां 1- का चार्ज है। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अगेन ये डेसिमल मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बनेगा Si4O11 होल 6- 3- था 6-, ये देखो Si4O11N6N-। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ऑल्दो ये थोड़ा लेस यूज्ड है, ये थोड़ा लेस यूजफुल है एग्जाम्स के लिए, बट आपको पता होना चाहिए चेन का एक डबल चेन भी बनता है Si4O11 6- के फॉर्मूले के साथ। ऑब्वियसली मिनरल्स इसके साथ होंगे, ये देखिए मिनरल्स आप, ये डिपोसाइड है, ये ट्रेमोलाइट है, और ये स्पॉन्ड्यूमीन है, और ये सिंथेटिक सिलिकेट्स कुछ हैं, सभी इस फॉर्मूले के साथ चल रहे हैं। आप ये जनरल फॉर्मूला देख सकते हैं। ओके, ये जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं। ओके, then comes 2-dimensional शीट सिलिकेट्स। अब ये शीट सिलिकेट्स में क्या होगा? 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे, कंसिस्टेंटली 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे। तो ये डबल वाले से अलग है, कंसिस्टेंटली 3 शेयर हो जाएंगे। तो अगर 3 शेयर हो जाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अब स्ट्रक्चर बना होगा, आगे नहीं बना है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो 3 शेयर हो जाएंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? तो 3 शेयर हो गए तो सिलिकॉन एक हुआ, अब एक ऑक्सीजन एटम है जो अनशेयर्ड है, और 3 शेयर हो गए, तो 3 शेयर हो गए तो 1.5 हो गया, वो हाफ हाफ हाफ। और फिर एक जो बचा वो ऐसा हो गया, तो 2.5 हो गया, समझ गए? 3 शेयर्ड हुए और एक वैसा ही है, तो 1 + हाफ हाफ हाफ, दैट इज 2.5। चार्ज ऑफ -1 मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो बन जाएगा Si2O5 होल 2-। ये देख लीजिए, ये बन गया इसका जनरल फॉर्मूला। कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, टैल्क और कायोलिन, ये इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देन कम्स 3-डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट्स। 3-डायमेंशनल सिलिकेट्स की बात हो रही है। 3-डायमेंशनल सिलिकेट्स में चारों शेयर हो जाएंगे, और चारों जब शेयर हो जाएंगे तब आपको समझ में आ रहा है क्या बनेगा? ऐसा Si O O O Si O O O ऐसा। और ये 3D है, हर तरफ से हो रहा है, 3D है ये, 3D 3D 3D। तो यहां कोई चार्ज नहीं होगा, जी हां, यहां कोई चार्ज नहीं होगा। तो अभी जो आप फॉर्मूलाज देख रहे थे, वहां आपके पास पॉजिटिव आयंस थे,
आपके पास पॉजिटिव आयंस थे बिकॉज ऑब्वियसली वहां चार्जेस थे, वहां चार्जेस थे। आपके पास नेट एक नेगेटिव चार्ज आ रहा था, आपके पास नेट नेगेटिव चार्ज था जिसकी वजह से पॉजिटिव आयंस थे मिनरल्स में। बट अगर आपके पास ये है तो यहां पर चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव आयन की जरूरत नहीं है। तो जो SiO2 है ना, क्वार्ट्स, ये क्वार्ट्स आप पढ़ते हो, क्वार्ट्स, सिलिका, क्वार्ट्स, तो ये है SiO2, इसमें कोई भी आपको पॉजिटिव आयन वगैरह की जरूरत नहीं है। बट जब हम बात करते हैं जियोलाइट फेल्डस्पार्स की, तो वो भी 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट है। लेकिन मेरी बात सुनना अभी, तब वो मस्त से समझ आएगा आपको, ठीक है? मेरी बात सुनना, ये क्वार्ट्स तो यही है, SiO2 क्वार्ट्स, इसमें कोई पॉजिटिव आयन की जरूरत नहीं है। क्या होता है इसी में अगर आप एक काम करो कि कुछ सिलिकॉन को रिप्लेस कर दो एल्यूमिनियम के साथ, तब क्या होगा? सिलिकॉन को रिप्लेस कर दो एल्यूमिनियम। सर कैसे रिप्लेस हो गए? अबे कैसे रिप्लेस हो गए, ये वही वाली सवाल हो गई कि यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है? तो कैसे रिप्लेस हो गए नहीं, हमने उन फॉर्मूलाज को पढ़ने का एक थ्योरेटिकल तरीका बना लिया है। तो आप सोचो थ्योरेटिकली कि इसमें अगर मैं कुछ एल्यूमिनियम डाल दूं सिलिकॉन की जगह, कुछ एल्यूमिनियम डाल दूं सिलिकॉन की जगह, तब क्या होगा? ऐसे सोचो। तो जब आप कुछ एल्यूमिनियम डाल दोगे, अबे सिलिकॉन तो +4 होता है, जैसे तुमने एल्यूमिनियम डाला ये +3 है, तो क्या आपको समझ आ रहा है कि जब आप सिलिकॉन को रिप्लेस कर दोगे एल्यूमिनियम से, सर एल्यूमिनियम से ही क्यों कर रहे हैं? अबे वो मिनरल ही वैसा मिला ना नेचर में, इसलिए कर रहे हैं। तो अगर तू सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम डालता है तो +4 से +3 का चार्ज, तो क्या समझ आ रहा है कि तेरे नेट यूनिट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? नेट यूनिट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि +4 हटा के तू +3 डाल रहा है ना। तो जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तब तुमको पॉजिटिव आयंस की जरूरत पड़ जाएगी, पॉजिटिव आयंस की जरूरत पड़ जाएगी। इन्हीं को कहते हैं जियोलाइट्स, इन्हीं को कहते हैं जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स कैसे बन रहे होते हैं? जब आप SiO2 की बात करते हो, उसी के 3D नेटवर्क सिलिकेट को देखो आप, अब उसमें से कुछ सिलिकॉन्स को हटा के एल्यूमिनियम डाल दो। कहां से कितने हटके डले हुए हैं उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, हटके एल्यूमिनियम डल गया। लेकिन एक बात तय है कि अगर एल्यूमिनियम डला तब क्या होगा? अगर एल्यूमिनियम डला तो नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको फुलफिल करने के लिए पॉजिटिव आयंस यूज होंगे। जनरली थोड़े बड़े कैटायंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो वॉइड्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पोटेशियम या सोडियम मिलता है, क्योंकि एल्कली मेटल से बड़ा कैटायन तो आप पाएंगे नहीं। +1 चार्ज है, चार्ज भी छोटा है, साइज भी बड़ा है। तो ये जियोलाइट्स के बारे में मैंने बताया। अब आप ये पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। यही सब बातें लिखी होंगी आगे। ये देख लीजिए जियोलाइट्स हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं। सिलिकॉन एटम्स को एल्यूमिनियम से अगर हटा दिया जाए, इट इज कॉल्ड एल्यूमिनोसिलिकेट्स, एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज एंड देन इट इज कॉल्ड जियोलाइट। अब जियोलाइट के कुछ एग्जांपल है, जैसे ZSM5 एक तरह का जियोलाइट है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी वाया अ मेथड दैट इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज मेथड, वहां यूज होता है ZSM5, ठीक है? तो कुछ तरीके हैं, वो जियोलाइट्स है। देन ये हो गया जियोलाइट। अब एक और मिनरल के बारे में बताया, दैट इज कार्बोरंडम। इट इज वेरी हार्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय heating this silica, that is SiO2 with carbon in an electric furnace with 2000 degree Celsius of temperature। बहुत ही मुश्किल से बनता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है SiC। जब आप इसको हीट करते हैं ना, जब आप इसको हीट करते हैं, ये मेल्ट ही नहीं होता। बहुत हीट करो, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। अगर मैं बताऊं, इसका हार्डनेस भी बहुत ऊपर है, लगभग डायमंड के आसपास ही है। मॉश स्केल में लगभग 9-10 के आसपास आता है इसका हार्डनेस। मॉश स्केल एक स्केल है आपका हार्डनेस मेजर करने का। तो SiC ये देखकर भी लग रहा है ना कार्बाइड है सिलिकॉन का, सिलिकॉन के कंपाउंड्स वैसे भी काफी टफ होते हैं। ये कार्बोरंडम है, सिलिकॉन कार्बाइड है। आप इसको हीट करोगे, ये पिघलेगा नहीं, डिकम्पोज हो जाएगा एलिमेंट्स में। सिलिकॉन और कार्बन अलग हो जाते हैं, बट ये पिघलता नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट इतनी ज्यादा है इसकी। तो ये कुछ इसके बारे में खास विशेष बातें हैं, ये मैंने आपको बताई, आप पढ़ लीजिएगा। ये सब कुछ दिया होगा, क्या देगा? वेरी हार्ड सब्सटेंस, हार्डनेस दिया हुआ, देखो 9-10 बताया मैंने। इलेक्ट्रिक फर्नेस में SiC बन रहा है, मेल्ट नहीं होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है? रिएक्शन एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, NaOH के साथ, लेकिन हाँ एयर लगेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई करोगे तब रिएक्शन होता है। सिलिकॉन
Na2SiO3 नॉर्मल एसिड बेस टाइप जा रहा है, और SiCl4 और CCl4 क्लोरीन के साथ एक रिएक्शन है वो बना रहा है. Okay, diamond like structure, sp3 hybridized, it's all right. And then given uses of boron, carbon and all these things. Okay, so in this way we have finished our boron and carbon family. So boron, carbon family, this is finished. ये हो गया है खत्म. अब बहुत ही कुछ छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, that is group 15, 16 and then halogens and noble gases. ठीक है, इतना पोर्शन बचा है. एंड मेटलर्जी, तो जैसा कि मैंने कहा था आपको 20 फरवरी तक मैं कोशिश करूंगा खत्म कराने की, और अभी ऑन ट्रैक चल रहा है. उम्मीद है 20 फरवरी तक खत्म हो जाएगा. लेकिन मेरे खत्म कराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो चीजों को है वो ज्यादा प्रॉपरली रिवाइज करें चीजों को, क्योंकि जो पुरानी चीजें भी आपके पास रह गई हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रॉपरली उन चीजों को आप रिवाइज करिए. ओके, सो थैंक्स फॉर बीइंग देयर. बेस्ट ऑफ लक.